फ्रेंड्स, वेलकम आवर चैनल एमसीक्यू सेंटर। तो दोस्तों, मैं भारतीय भागीदारी अधिनियम का प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ। मैंने पहले पार्ट में 52 क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, तो इस प्रैक्टिस सेट ये दूसरा है, इसमें भी 52 क्वेश्चन ही हैं। तो दोस्तों, इसको भी स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो दोस्तों, इसमें आपका 53 जो क्वेश्चन नंबर है वो कहता है कि जहाँ किसी फर्म के भागीदार को दिवालिया न्यायनिर्णीत कर दिया गया है, वहाँ वह किस तारीख से फर्म का भागीदार नहीं रह जाएगा। तो वहाँ किस तारीख से फर्म का भागीदार नहीं रह जाएगा, चाहे तद द्वारा फर्म विघटित हो या ना हो। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वो है आपका खा, न्याय निर्णय की तिथि से। वह न्याय निर्णय की तिथि से फर्म का भागीदार नहीं रह जाएगा। यानी कि इसमें जहाँ किसी फर्म के भागीदार को दिवालिया न्यायान्वित कर दिया गया है, वहाँ वह किस तारीख से फर्म का भागीदार नहीं रह जाएगा। तो न्याय निर्णय की तिथि से वह फर्म का भागीदार नहीं रह जाएगा। अगला जो है प्रश्न आपका, क्या मृत भागीदार की संपदा फर्म के किसी ऐसे कार्य के लिए जो उसकी मृत्यु के पश्चात किया गया हो दायी होगी। तो इसमें जो आपका विकल्प है वो है नहीं। आंसर जो है वो है नहीं, यानी विकल्प का सही है। क्या किसी मृत भागीदार की संपदा फर्म के किसी ऐसे कार्य के लिए जो उसकी मृत्यु के पश्चात किया गया हो दायी होगी। तो आंसर है नहीं। अगला है, क्या बाहर जाने वाला भागीदार फर्म के कारोबार का प्रतियोगी कारोबार चला सकेगा तथा वह ऐसे कारोबार का विज्ञापन कर सकेगा। तो इसमें जो है आपका सही आंसर है वो है हाँ, यानी कि विकल्प जो है आपका का सही है हाँ, तत्प्रतिकूल संविदा के प्रभाव में। ठीक, फर्म के विघटन से संबंधित अध्याय है। तो फर्म के विघटन से संबंधित कौन सा अध्याय है, तो अध्याय 6 है, यानी विकल्प आपका खा सही है। सही उत्तर सुमेलित कीजिए, यानी करार का विघटन धारा 40, ठीक, उसके बाद अनिवार्य विघटन धारा 42, आकस्मिक विघटन धारा 41, सूचना द्वारा विघटन धारा 44। तो इसमें जो है आपका सही जो है वो सही है सिर्फ करार द्वारा विघटन, यानी धारा 40 जो है वही बस सही है आपका, और सब गलत हैं। निम्न में से कौन विघटन का तरीका नहीं है। करार द्वारा विघटन, सूचना द्वारा विघटन, अनिवार्य विघटन, समापहरण द्वारा विघटन। तो इसमें जो है आपका विकल्प जो है डी इसमें है सही। यह जो है आपका विघटन का तरीका नहीं है। निम्न में से कौन विघटन का तरीका है। तो करार द्वारा विघटन, समापहरण द्वारा विघटन, फर्म का विघटन, उपरोक्त सभी। तो इसमें जो है आपका विकल्प का सही है, यानी करार द्वारा विघटन। अगला प्रश्न है, जहाँ किसी फर्म में केवल 2 भागीदार हैं तथा उनमें से एक की मृत्यु हो जाती है, वहाँ फर्म हो जाता है। तो वहाँ पर फर्म क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाता है वहाँ पर, क्योंकि सिर्फ एक ही आदमी फर्म का गठन नहीं कर सकता है। जहाँ फर्म सब भागीदारों की सम्मति से या भागीदारों के बीच की संविदा के अधीन विघटित है, उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है करार द्वारा विघटन। उसे कहा जाता है करार द्वारा विघटन। अनिवार्य आवश्यक विघटन से संबंधित धारा है, तो उससे संबंधित कौन सी धारा है, धारा है 41, यानी विकल्प बी सही है आपका खा। जहाँ कोई फर्म सब भागीदारों के या एक के सिवाय अन्य सब भागीदारों के दिवालिया न्यायनिर्णीत हो जाने पर विघटित हो जाता है, वहाँ ऐसे विघटन को कहा जाता है अनिवार्य विघटन। ऐसी परिस्थितियों में अनिवार्य रूप से फर्म का विघटन हो ही जाता है। अगला जो है, निम्नलिखित में से कौन अनिवार्य विघटन का तरीका है। भागीदारों का दिवालिया न्यायनिर्णीत होने पर, कारोबार के विरुद्ध हो जाने पर, का तथा खा दोनों सही हैं। तो इसमें विकल्प जो है आपका सी सही है। अगला जो है, आकस्मिक विघटन संबंधित है। तो आकस्मिक विघटन किससे संबंधित है, किसी भागीदार के मृत्यु हो जाने से, किसी भागीदार के दिवालिया न्याय निर्णीत किए जाने से। उपरोक्त दोनों सही हैं, उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। तो इसमें सही आंसर उपरोक्त दोनों सही हैं। इच्छाधीन भागीदारी का विघटन हो जाता है लिखित सूचना द्वारा, मौखिक सूचना द्वारा, लिखित तथा मौखिक किसी की द्वारा, किसी भी प्रकार की सूचना द्वारा। तो इसमें जो है आपका सही विकल्प है लिखित सूचना द्वारा। आपका जो है इसमें है लिखित सूचना के द्वारा इच्छाधीन भागीदारी का विघटन हो जाता है। किस बात में यह अभिधारित किया गया कि धारा 43(2) के तहत नोटिस में वह तारीख होनी चाहिए जिसमें फर्म विघटित हो जाएगा। तो यह कहा गया बनारसी बनाम कांसीराम के बाद में। इसमें कहा गया बनारसी बनाम कांसीराम के बाद में ऐसा कहा गया। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो करार द्वारा विघटन, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, करार द्वारा विघटन, अनिवार्य विघटन, आकस्मिक विघटन धारा 42, सूचना द्वारा विघटन धारा 43। तो इसमें जो है करार द्वारा विघटन जो है वो कहाँ, इसमें जो है यही सही
नहीं है, क्योंकि किस सेक्शन में है, ये सेक्शन 40 में दिया गया है करार द्वारा विघटन। अगला जो है 69, न्यायालय द्वारा विघटन से संबंधित धारा है, तो न्यायालय द्वारा विघटन से संबंधित धारा है आपका 44, यानी विकल्प आपका गा सही है। कौन न्यायालय द्वारा विघटन का आधार नहीं है? भागीदार के विकृत हो जाने पर बात लाने वाले भागीदार से भिन्न भागीदार अपने कर्तव्य का पालन करने में स्थायी रूप से असमर्थ हो जाने, फर्म का कारोबार बिना हानि उठाए नहीं चलाया जा सकता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है आपका न्यायालय द्वारा विघटन का आधार नहीं है, तो इसमें से कोई भी नहीं। ठीक, विकल्प आपका डी सही है। न्यायालय द्वारा विघटन का आधार है जब कोई भागीदार विकृत हो जाए, जब भागीदार अपना कर्तव्य पालन करने में असमर्थ हो जाए, उपरोक्त दोनों सही हैं। इसमें जो है आपका विकल्प जो है दोनों सही है, यानी विकल्प गा सही है। न्यायालय द्वारा विघटन का आधार है जब भागीदार करार को बार बार जानबूझकर भंग करता है, जब भागीदार अपना संपूर्ण हित अन्य को अंतरित कर देता है, जब अन्य कोई न्यायसंगत एवं साम्यपूर्ण आधार हो। तो इसमें जो है आपका विकल्प जो है डी सही है, यानी कि घा विकल्प सही, उपरोक्त सभी। जब कोई भागीदार विकृत तथा अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो जाता है, तो ऐसी असमर्थता आधार होती है। किस चीज़ का आधार होती है? न्यायालय द्वारा विघटन का ये आधार होती है, यानी विकल्प जो है का सही है आपका। अगला प्रश्न आता है 74, जब कोई भागीदार दिवालिया न्यायानिर्णित हो जाता है या कारोबार विधिवृद्ध हो जाता है, तब यह आधार होता है न्यायालय द्वारा विघटन का, अनिवार्य विघटन का, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह होता है अनिवार्य विघटन का आधार होता है। किस मामले में आधारित किया गया कि फर्म के कारोबार के परिसमापन की कार्यवाही सभी भागीदारों द्वारा सर्वसम्मति से भी की जा सकती है तथा एक या अधिक भागीदारों द्वारा अन्य भागीदारों की ओर से भी। तो यह कहा गया दोस्तों किस बात में? आयकर आयुक्त बनाम देवास सिने कारपोरेशन, यानी आपका जो है विकल्प का सही है। अगला, फर्म के विघटन के बाद फर्म के लेखाओं का पर निर्धारण किया जाता है। तो इसमें जो है भागीदारों द्वारा अपनी इच्छा से भागीदारों द्वारा किए गए करार के अनुसार, भागीदारों द्वारा बिना करार के, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका सही विकल्प वो है खा, भागीदारों द्वारा किए गए करार के अनुसार। अगला प्रश्न है आपका, जहां फर्म द्वारा दिए संयुक्त ऋण है तथा किसी भागीदार द्वारा शोध पृथक ऋण भी है, वहां फर्म की सम्मति का उपयोजन किस ऋण के संदाय के लिए प्रथमतः किया जाएगा? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है दिया है विकल्प फर्म द्वारा दिए ऋण का, भागीदार द्वारा दिए ऋण का, किसी भी ऋण का, उपरोक्त सभी का। तो इसमें करेक्ट आंसर है आपका आंसर का, यानी फर्म द्वारा दिए ऋण का प्रथमतः वही ऋण दिया जाएगा। 78 आता है। उसके बाद का, खा, गा तथा घा 4 व्यक्तियों की एक संयुक्त फर्म है जिसमें सभी का हित समान है। फर्म का विघटन हो जाता है। विघटन के समय फर्म पर दूसरे व्यक्तियों का 20,000 का ऋण है। साथ ही साथ का, खा, गा तथा घा ने क्रमशः 2,000, 3,000, 5,000 तथा 8,000 का पृथक ऋण लिए हैं। फर्म की आस्तियाँ 50,000 रुपये हैं। इस आस्ति में से सर्वप्रथम किस ऋण का संदाय किया जाएगा? तो इसमें जो है आपका सबसे पहले 20,000 रुपये का जो संदाय किया जाएगा। सबसे पहले कितने का? 20,000 रुपये का। ठीक, सर्वप्रथम किस ऋण का संदाय किया जाएगा? तो सर्वप्रथम 20,000 ऋण का संदाय किया जाएगा। यानी कि जो है फर्म का विघटन है तो विघटन के समय फर्म पर दूसरे व्यक्तियों का 20,000 का ऋण है। ठीक, तो यह सबसे पहले 20,000 का जो है संदाय किया जाएगा। अगला है समय पूर्व विघटन में प्रीमियम की वापसी से संबंधित धारा है। तो इसमें जो है कौन सी धारा है प्रीमियम से संबंधित? तो है 51, यानी विकल्प जो है आपका गा सही है। भागीदारी करार से उद्भूत अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए जरूरी है फर्म का दूसरे व्यक्तियों से संबंध, फर्म का पंजीकरण, उपरोक्त दोनों। तो इसमें कौन सा है? तो इसमें जो है भागीदारी करार से उद्भूत अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए जरूरी है फर्म का पंजीकरण, यानी विकल्प जो है आपका खा सही है। व्यापार अवरोधक करार से संबंधित धारा है। तो यह धारा है 54, 54, यानी का विकल्प सही है। व्यापार अवरोधक करार से संबंधित कौन कौन सी धाराएं हैं? तो व्यापार अवरोधक करार से संबंधित धाराएं हैं आपकी धारा 54, 36(2), 11(2) तथा 55(3), यानी आपका विकल्प जो है गा सही है। अगला जो है व्यापार अवरोधक करार से संबंधित धारा नहीं है।
तो आपका व्यापार अवरोधक करार से संबंधित धारा इसमें कौन सी नहीं है, तो है आपका डी, यानी कि घा जो है वह व्यापार से अवरोधित करार नहीं है। 58 जो है सेक्शन। किसी फर्म के भागीदार फर्म के विघटन के बाद कब फर्म नाम से समरूप कारोबार या फर्म की संपत्ति को अपने निजी फायदे के लिए उपयोग में ला सकता है। फर्म के कामकाज का पूरी तरह समापन के बाद, फर्म के कामकाज का पूरी तरह समापन से पहले, उपरोक्त दोनों स्थितियों में, उपरोक्त किसी भी स्थिति में नहीं। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका का, फर्म के कामकाज का पूरी तरह समापन के बाद। अगला, विघटन के बाद गुडविल का विक्रय किया जा सकता है पृथक रूप से फर्म की संपत्ति के साथ, पृथक या फर्म की अन्य संपत्ति के साथ, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है पृथक या फर्म की अन्य संपत्ति के साथ इसका जो है गुडविल का विक्रय किया जा सकता है। गुडविल के क्रेता और विक्रेता के अधिकार से संबंधित धारा है। तो गुडविल के क्रेता और विक्रेता के अधिकार से संबंधित जो धारा है वह धारा 55(2) है, यानी कि विकल्प खा सही है। किस मामले में यह कहा गया कि गुडविल फर्म की मूल्यवान संपत्ति और इसे संपत्ति मानकर अन्य आस्तियों के साथ बेचा जा सकता है या फर्म के परिसमापन के समय इसे लेखे में लिया जा सकता है। तो यह कहा गया दोस्तों लक्ष्मीदास बनाम चुन्नीलाल के बाद में, यानी आपका जो है विकल्प का सही है। अगला जो प्रश्न आता है आपका 88, फर्मों का पंजीकरण से संबंधित अध्याय है। तो फर्मों के पंजीकरण से अध्याय जो है वो आपका अध्याय है 7, यानी विकल्प जो है खा सही है। अध्याय 7, फर्मों का पंजीकरण को लागू होने से छूट देने की शक्ति प्राप्त है। किसे प्राप्त है? केंद्र सरकार को, केंद्र और राज्य सरकार को, राज्य सरकार और उपरोक्त में से किसी को नहीं। तो ये प्राप्त है किसको? राज्य सरकार को। किसको प्राप्त है? राज्य सरकार को फर्मों के पंजीकरण लागू होने से छूट देने की शक्ति प्राप्त है। अगला जो है दोस्तों इसमें जो आपका विकल्प है आपका जो क्वेश्चन है रजिस्ट्रारों की नियुक्ति से संबंधित धारा है। तो रजिस्ट्रारों की नियुक्ति से संबंधित कौन सी धारा है? धारा है 57, यानी विकल्प का सही है। फर्मों के रजिस्ट्रारों की नियुक्ति किया जा सकता है किसके द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, केंद्र एवं राज्य दोनों द्वारा, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा। तो इसमें जो आपका विकल्प है वो है विकल्प खा, राज्य सरकार द्वारा फर्मों के रजिस्ट्रारों की नियुक्ति किया जा सकता है। धारा 57 के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार समझा जाएगा। तो क्या समझे? भारतीय दंड संहिता धारा 21 के अधीन लोक सेवक, राज्य का प्रतिनिधि, केंद्र सरकार का लिपिक, कुछ नहीं समझा जाएगा। तो इसमें जो है विकल्प आपका का सही। भारतीय दंड संहिता धारा 21 के अधीन लोक सेवक, कोई व्यक्ति लोक सेवक है या नहीं इसका निर्धारण करने के लिए क्या जरूरी है? क्या वह सरकारी सेवा में कार्यरत है? क्या वह सरकार से वेतन प्राप्त करता है? क्या उसे किसी लोक कर्तव्य का पालन करने के लिए न्यस्त किया गया है? उपरोक्त सभी, यानी कि उपरोक्त सभी बातें ध्यान में रखी जाएंगी। किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति लोक सेवक है या नहीं या जानने के लिए या उसका निर्धारण करने के लिए। फर्म के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किसके यहाँ किया जाता है? उस क्षेत्र के रजिस्ट्रार को जिसमें वह फर्म स्थित है, राज्य सरकार को, संबंधित क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट को, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है आपका विकल्प जो है का सही है। उस क्षेत्र के रजिस्ट्रार को जिसमें फर्म वह स्थित है। फर्म नाम में किन शब्दों का उपयोग राज्य सरकार की मंजूरी के बिना नहीं किया जा सकता है? इसमें जो आपका जो सही विकल्प है क्राउन, एम्परर, एम्प्रेस, एम्पायर, इम्पीरियल, किंग, क्वीन तथा रॉयल, यह जो होता है इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। फर्म नाम में किन शब्दों का उपयोग राज्य सरकार की मंजूरी के बिना? तो राज्य सरकार की मंजूरी के बिना इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता फर्म नाम के रूप में। फर्म नाम में तथा कारोबार के मुख्य स्थान में हुए परिवर्तन की सूचना देनी होती है। तो किसे देनी होती है? संबंधित क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट को, संबंधित क्षेत्र के रजिस्ट्रार को, राज्य सरकार को, उपरोक्त में से किसी को नहीं। तो इसमें संबंधित क्षेत्र के रजिस्ट्रार को सूचना देनी होती है। फर्म नाम में तथा कारोबार में मुख्य स्थान में परिवर्तन की सूचना संबंधित क्षेत्र के रजिस्ट्रार को देनी होती है। भूलों का परिशोधन से संबंधित धारा है। तो कौन सी धारा है? धारा 64। भूलों के परिशोधन से संबंधित धारा 64 है। रूल ऑफ एविडेंस से संबंधित धारा है। तो रूल ऑफ एविडेंस से संबंधित धारा कौन सी है? धारा है 68, यानी विकल्प जो है का सही है। फर्म का रजिस्ट्रेशन ना कराने का प्रभाव होगा। कोई भी भागीदार न्यायालय में वाद नहीं ला सकता है। अगला जो है कोई भी भागीदार राज्य सरकार की मंजूरी से वाद ला सकता है। उपरोक्त दोनों सही, उपरोक्त में से कोई नहीं सही है। तो फर्म के रजिस्ट्रेशन ना कराने का प्रभाव यह होता है कि कोई भी भागीदार जो है
कोई भी भागीदार न्यायालय में वाद नहीं ला सकता, यानी विकल्प का सही है। किन परिस्थितियों में फर्म का पंजीकरण जरूरी नहीं है? फर्म के विघटन के लिए, विघटित फर्म का लेखा के लिए, जहां इस अधिनियम का विस्तार ना हो, उपरोक्त सभी। तो इसमें जो आपका है उपरोक्त सभी, इसमें जो है उपरोक्त सभी आपका सही है। इन सभी परिस्थितियों में उसका पंजीकरण आवश्यक नहीं है। मिथ्या विशिष्टियाँ देने के लिए शास्ति है 3 माह का कारावास, जुर्माना या दोनों, 2 माह का कारावास, जुर्माना, 6 माह का कारावास, जुर्माना या दोनों, 3 माह का कारावास और जुर्माना। तो इसमें जो है आपका जो सही विकल्प है वो है आपका का, यानी कि 3 माह का कारावास या जुर्माना या दोनों। अगला जो नियम बनाने की शक्ति निहित है, तो नियम बनाने की शक्ति किस में निहित है? राज्य सरकार में निहित है, यानी विकल्प का सही है। व्यक्तियों से संबंधित धारा है, व्यक्तियों से संबंधित धारा है, कौन सी धारा? 74, यानी विकल्प खा सही है। भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 का अध्याय 8 संबंधित है, तो अध्याय 8 किससे संबंधित है? अनुपूरक से, फर्मों का रजिस्ट्रीकरण से, शास्त्रियों से, उपरोक्त सभी से। तो इसमें जो है ये अनुपूरक से संबंधित है अध्याय 8। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको काफ़ी पसंद आ रहा होगा। तो दोस्तों जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपकी सफलता का दर उतना ही बढ़ता जाएगा। इसलिए दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि पुराने वीडियो को आप देख रहे हैं, नहीं देखें तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा करके सभी वीडियो को देखिए और अपने एग्ज़ाम की सफलता को सुनिश्चित करिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।